गांधी जी एक जननेता के रूप में जनता के नेता। वर्ष 1922 तक गांधी जी ने राष्ट्रवाद की दशा बदल दिया। अब केवल पेशेवर बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि अब हजारों किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी आंदोलन में भाग लिया। प्रारंभिक स्वरूप उनमें से कई लोग गांधी जी की पूजा करते, उन्हें अपना महात्मा कहते थे। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि वह उनकी तरह धोती या लंगोटी पहनते थे, उनकी तरह रहते थे, उनकी भाषा बोलते थे। सामान्य नेताओं के विपरीत वह आम लोगों से अलग नहीं खड़े थे, बल्कि उनके साथ सहानुभूति रखते थे और उनके साथ खुद को जोड़ते थे। सामान्य राष्ट्रवादी नेता औपचारिक रूप में पश्चिमी सूट या भारतीय बंद गला पहनते थे। चरखे का उपयोग। इसी दौरान उन्होंने प्रत्येक दिन कुछ हिस्सा चरखे पर काम करने में बिताया। सामान्यतः राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कताई के कार्य ने उन्हें पारंपरिक जाति व्यवस्था के भीतर मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच मौजूदा सीमाओं को तोड़ने की अनुमति दी। लोकप्रिय धारणा। एक अध्ययन में इतिहासकार शाहिद अमीन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच महात्मा गांधी की छवि जानने की कोशिश की। फरवरी 1922 में जब गांधी जी इस क्षेत्र में यात्रा की तो प्रत्येक क्षेत्र में भीड़ ने उनका स्वागत किया। गांधी जी जहां जाते उनके कार्यों की चर्चा फैल जाती थी। कुछ स्थानों पर यह कहा जाता था कि उन्हें राजा ने किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए भेजा था। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों को बर्खास्त करने की शक्ति थी। सामान्य लोगों का यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेजी सम्राट से बेहतर थी और उनके आगमन के साथ औपनिवेशिक शासन जिले से भाग जाएंगे। ऐसी कहानियां भी उनमें उनका विरोध करने वालों के लिए गंभीर परिणाम की सूचना दी गई थी। गांधी बाबा, गांधी महाराज या केवल महात्मा के रूप में जाने जाने वाले गांधी भारतीय किसानों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में सामने आए, जो उन्हें उच्च करों और दमनकारी अधिकारियों से बचाएंगे तथा उनके जीवन में गरिमा एवं स्वायत्तता बहाल करेंगे। महात्मा गांधी जाति से व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सरल जीवन शैली तथा अपने हाथों से कार्य करने के प्रेम ने उन्हें मेहनतकश गरीबों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखने एवं बदले में उनके साथ सहानुभूति रखने की अनुमति दी। संगठन का महत्व। जबकि महात्मा गांधी की सामूहिक अपील निसंदेह वास्तविक थी, राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाने में उनकी सफलता सावधानीपूर्वक संगठन पर आधारित थी। भारत के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस की नई शाखाएं स्थापित की गई, जिसमें राष्ट्रवादी पंथ को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। मातृभाषा को महत्व। गांधी ने मातृभाषा में राष्ट्रवादी संदेश के प्रसार को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार गांधी की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं के बजाय भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। गांधी जी के बढ़ते अनुयायी। हालांकि गांधी की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसे हम गांधी राष्ट्रवाद कह सकते हैं, परंतु उनका विकास भी काफ़ी हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर था। 1917 से 1922 के बीच अत्यधिक प्रभावशाली भारतीयों में महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेवी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी के एक समूह ने स्वयं को गांधी से जोड़ लिया। गांधी के ये करीबी सहयोगी भिन्न क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं से संबंधित थे। उन्होंने अनगिनत सामान्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और उनके काम के लिए प्रेरित किया। खादी को बढ़ावा। फरवरी 1924 में
को जेल से रिहा कर दिया गया और अब उन्होंने स्वदेशी कपड़े, खादी को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता के उन्मूलन का ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। एक सामाजिक आर्थिक सुधारक के रूप में गांधी जी उनका मानना था कि स्वतंत्रता के योग्य होने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना होगा। एक धर्म के भारतीयों को दूसरे धर्म के भारतीयों के प्रति वास्तविक सहिष्णुता भी विकसित करनी थी, जिसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर जोर दिया। इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भारतीयों की आत्मनिर्भर बनाना था, इसलिए उन्होंने विदेशों से आयातित मिल निर्मित कपड़े के बजाय खादी पहनने के महत्व पर जोर दिया। समृद्ध व्यवसायियों और उद्योगपतियों को यह तुरंत समझ में आ गया कि भारत में उनके ब्रिटिश प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्राप्त सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इनमें से कुछ उद्यमियों जैसे कि जी.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य भारतीय क्रांतिकारी राष्ट्रवादी मजदूरों और किसानों की क्रांति के जरिए औपनिवेशिक शासन और अभिजात शोषण वर्गों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते थे। उनका उद्देश्य उन्होंने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आजाद और राजगुरु को लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले लाठीचार्ज के शामिल पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी.के. दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। जैसा कि उनके पर्चे में बताया गया कि उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना, विदेशी सरकार को उनके क्रूर शोषण की याद दिलाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। 1922 से 1923 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं में चौरा-चौरी घटना। फरवरी 1922 में गांधी जी ने हिंसक चौरी चौरा कांड जिसमें पुलिस गोलीबारी के जवाब में शांतिपूर्ण किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान 22 पुलिसकर्मी मारे गए के बाद आकस्मिक रूप से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन के बाद गांधी के अनुयायियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया। परिषद चुनावों का प्रश्न। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए परिषद चुनावों में पार्टी की भागीदारी का प्रस्ताव रखा। 1920 के दशक के मध्य में गांधीवादी ने सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपने समर्थन आधार का विस्तार किया, जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। इस अवधि के दौरान एक हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। 1928 में गांधी जी ने राजनीति में फिर से प्रवेश करने का विचार किया। हालांकि सीधे तौर पर साइमन कमीशन, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक स्थितियों की जांच करना, के खिलाफ अभियान में भाग नहीं लिया, परंतु उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने उसी वर्ष बारदोली में किसान सत्याग्रह को भी समर्थन दिया। पूर्ण स्वराज की मांग। दशक का समापन वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने की कांग्रेस की घोषणा के साथ हुआ। इसका समापन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के जश्न के रूप में हुआ, जिसे राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देशभक्ति के गीत गाए गए। नमक सत्याग्रह। सन 1930 में महात्मा गांधी ने सबसे अलोकप्रिय ब्रिटिश भारतीय किसानों में से एक विरोध करने के लिए नमक मार्च शुरू किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को नमक आंदोलन और बिक्री का एकाधिकार प्रदान किया। कर्नाटक की
कर्नाटक की अम्बाबाई राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल में आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी कर महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ है? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक के अम्बाबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी के विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं को भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद गांधी जी ने महिलाओं की हिस्सेदारी में समर्थन नहीं किया। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्होंने इस बात को गांधी जी का मानना था कि नमक सत्याग्रह के दौरान खुद गांधी जी भी महिलाओं के हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। गांधी जी का मानना था कि नमक जैसी आवश्यक वस्तु कर लगाना अन्यायपूर्ण है, जिससे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होना पड़ा। हालांकि गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को मार्च में सूचित किया गया, लेकिन वायसराय इसके महत्व को समझने में विफल रहे। मार्च 1930 में गांधी जी और उनके कुछ अनुयायियों ने साबरमती के तटीय शहर दांडी तक 240 मील से अधिक पैदल यात्रा की। उन्होंने किसानों, आदिवासियों, महिलाओं को समर्थन प्राप्त करते हुए समुद्र के किनारे से प्राकृतिक नमक इकट्ठा करके नमक बनाने के लिए समुद्री जल को उजागर कर कानून का विरोध किया। इस बीच देश के सामान्य हिस्सों में भी समानांतर नमक मार्च आयोजित किए जा रहे थे। जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिश सरकार ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और नमक मार्च के लगभग 60,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से निसंदेह स्वयं गांधी जी भी थे। पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई गुप्त रिपोर्टों से गांधी जी के समुद्र तट पर मार्च की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। इसमें रास्ते में पड़ने वाले गांवों में उनके द्वारा किए गए भाषणों को दोहराया गया, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सरकारी नौकरी
कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए आह्वान किया। वासना गांव में गांधी जी ने ऊंची जातियों को कहा कि यदि आप स्वराज की मांग करते हैं तो आप अछूतों की सेवा करनी होगी। तो आपको अछूतों की सेवा करनी होगी। केवल नमक कर या सामान्य कर हटा देने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज के लिए आपको उन गलतियों के लिए सुधार करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम फारसी सिखों को एक होना होगा। ये स्वराज की दिशा में उठाए गए कदम हैं। पुलिस के गुप्तचरों के अनुसार गांधी जी सभाओं में सभी जातियों की ग्रामीण महिलाओं पुरुषों को भी अपनी अच्छी संख्या में शामिल होते थे। कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने औपनिवेशिक सरकार में अपने पदों को इस्तीफा दे दिया। नमक मार्च कम से कम 3 कारणों में उल्लेखनीय था। यह वह घटना थी जिसने पहली बार महात्मा गांधी की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। इस सत्याग्रह को यूरोपीय अमेरिकी प्रेस द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के विरोध प्रदर्शन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। वह स्वयं उन असंख्य महिलाओं के लिए में से थी जिन्होंने नमक या शराब कानून तोड़कर गिरफ्तारी दी। नमक मार्च ही था जिसने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा और भारतीयों को कुछ शक्तियाँ सौंपनी होगी। वीर लखन नायक को फांसी दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा लोग घायल, 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नामक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाति नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे। बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व धर्म के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समस्या। गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था को समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचन की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। 1930 के बाद का संघर्ष। गोलमेज सम्मेलन और गांधी-इरविन समझौता। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन की एक श्रृंखला बुलाई। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, परंतु गांधी जी इसमें अनुपस्थित रहे, जिसमें से काफ़ी हद तक अप्रभावी हो गया। गांधी-इरविन समझौता। जनवरी 1931 में गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस नेता
इलाहाबाद में इकट्ठा हुए। परिणामस्वरूप गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना था। कैदियों की रिहाई की मांग की गई और तट के किनारे नमक उत्पादन की मांग की गई। हालांकि इस समझौते को वायसराय इरविन ने भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता हासिल नहीं करने के लिए कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों की आलोचना का सामना करना पड़ा। यह केवल भविष्य की बातचीत का वादा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंत में आयोजित किया गया, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें इस दावे को मुस्लिम लीग राजाओं और बी.आर. अम्बेडकर ने चुनौती दी थी कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, अम्बेडकर विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सम्मेलन अनिर्णित रहा, जिसमें गांधी जी को भारत लौटने पर सविनय अवज्ञा पुनः शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी के प्रति बहुत कम सहानुभूति थी। कांग्रेस सरकार भारतीय लोगों के संघर्षों का परिणाम 1935 में भारत सरकार अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया। 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 11 प्रांतों में से 7 में सरकारें बनाई। सितंबर 1939 में गांधी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस नेता युद्ध में भारतीय स्वतंत्रता के बदले ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार थे, किंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की शर्त से मना कर दिया। विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिए। सन 1940 से 41 तक कांग्रेस ने युद्ध के बाद की आबादी के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया। मुस्लिम लीग की मांग और ब्रिटिश समझौते का प्रयास। मुस्लिम लीग की स्वायत्तता की मांग। इस बीच मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांग की। राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच 3 तरफा संघर्ष में बदल गया। ब्रिटिश समझौते का प्रयास। 1942 में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार के साथ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता वार्ता के लिए भेजा गया था। यह वार्ता विफल रही, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि यदि उन्हें ध्रुवीय शक्ति के खिलाफ ब्रिटिश रक्षा का समर्थन करना है तो वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद में एक भारतीय रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें। पृथक निर्वाचिका पर अम्बेडकर के विचार। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव पर गांधी जी के वक्तव्यों के उत्तर में अम्बेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चित ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता है। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं, वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के बजाय कोढ़ियों की तरह देखता है। उनके साथ अन्य सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप में यह ऐसा वर्ग है जो वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दी है, जिससे दलित वर्गों के जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता नहीं है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। डॉक्टर बी. अम्बेडकर का व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द
राइटिंग्स एंड स्पीचेस का खंड 9 पृष्ठ 312 में है। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके उपरांत क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई। उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। 17 1943 19वीं सदी के आखिर में जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक का राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संघर्ष स्थापित कर दिया। 1943 में महाराष्ट्र में सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। उन्होंने जन आंदोलन का आयोजन किया और रचनात्मक कार्य किए। कुनबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकारी दमन और अंतिम दौर की कांग्रेस की सहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। हालांकि गांधी जी को तुरंत जेल में डाल दिया गया, लेकिन युवा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। भूमिगत प्रतिरोध में विशेष रूप से कांग्रेस के समाजवादी सदस्य सक्रिय थे, जैसे जयप्रकाश नारायण बोस और INS समाजवादी विचार रखने वाले अमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों के विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंचे। भारत को अंग्रेजों से नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा को और भी भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलाए गए। देश भर में विभिन्न तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें सैकड़ों हजारों सामान्य भारतीयों को इसके दायरे में ला दिया, जिससे इसने विशेष रूप से किसानों और युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित किया। युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पूरे देश में संचार सुविधा बाधित कर दी और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, जिससे अंग्रेजों ने गंभीर दमन के साथ जवाब दिया। कई जिलों जैसे पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। सन 1943 के अंत तक 90,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। लगभग 1,000 लोग पुलिस गोलीबारी में मारे गए। कई इलाकों में हवाई जहाज में भीड़ पर मशीन गन चलाने के आदेश दिया गया। हालांकि विद्रोह ने अंततः ब्रिटिश राज को घुटनों पर ला दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून नेता इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, ने खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार अपने प्रांतों के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने 1947 के विभाजन पर सहमत होने के लिए कांग्रेस सहयोगियों की आलोचना की। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर मुस्लिम लीग की मांग 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। लीग ने देश के मुसलमानों के लिए एक व्यवस्था की मांग की, क्योंकि 1930 के दशक के उत्तरार्ध में ही लीग ने मुसलमानों को
मुसलमानों के हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना शुरू कर दिया था। इस धारणा का विकास 1920 और 1930 के दशक में हुए हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच तनाव के इतिहास एवं इसमें से भी महत्वपूर्ण बात 1937 के प्रांतीय चुनावों के परिणाम में देखा जा सकता है। मुस्लिम लीग को डर था कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। लीग की नाराजगी इस बात से भी बढ़ गई कि 1937 में संयुक्त प्रांत की संयुक्त कांग्रेस लीग सरकार बनाने की लीग की इच्छा में कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस की विफलता 1930 के दशक में कांग्रेस की विफलता ने मुस्लिम जनता को संगठित करने तथा अपना सामाजिक समर्थन बचाने की लीग को अनुमति दी। हालांकि जब कांग्रेस नेता जेल में बंद थे और जिन्ना उनके सहयोगी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए धैर्यपूर्वक काम किया। इनमें वर्षों में लीग ने पंजाब और सिंध प्रांतों में अपनी पहचान बनानी शुरू की, जहां पहले उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य थी। जून 1944 में युद्ध की समाप्ति को देखते हुए गांधी ने जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस और लीग के बीच की खाई पाटने की कोशिश में जिन्ना के साथ कई बैठकें की। वेवेल योजना 1945 में युद्ध के अंत में ब्रिटेन ने लेबर पार्टी सत्ता में आई और इसने भारत में स्वतंत्रता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बीच भारत में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस लीग को वार्ता के साथ एक साथ लाने का प्रयास किया, परंतु ये असफल रहे क्योंकि लीग स्वयं को भारत में मुसलमानों के एकत्र के एकमात्र प्रवक्ता के रूप में देख रही थी। अपनी बड़ी संख्या में मुसलमानों द्वारा समर्थन के बावजूद समर्थन करने के बावजूद बड़ी संख्या में मुसलमानों द्वारा इनका समर्थन करने के बावजूद कांग्रेस इस दावे को अस्वीकार नहीं कर सकी। वर्ष 1946 में प्रांतों ने चुनाव में कांग्रेस ने समान निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की सफलता शानदार रही। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो गया तथा लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर कायम रही। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने इस एक संघीय प्रणाली पर सहमति व्यक्त करने के लिए 3 सदस्यीय मिशन, जिसमें आमतौर पर कैबिनेट मिशन कहा जाता है, को दिल्ली भेजा, जो प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता की अनुमति देते हुए भारत की एकता को बरकरार रखेगा। लेकिन यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग को प्रस्ताव पर सहमत नहीं करा सकी। वार्ता के खत्म होने के बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। निर्दिष्ट दिन पर कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चले। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। मार्च 1947 तक हिंसा बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब में होते हुए पूरे देश में फैल गई। विभाजन के दौरान कई लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं को क्रूरता का सामना करना पड़ा, लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। अपनी मातृभूमि से अलग होकर वे विदेशी भूमि में शरणार्थी बनकर रह गए। माउंटबेटन योजना फरवरी 1947 में वेवेल के स्थान पर
लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया और माउंटबेटन ने आखिरी दौर की वार्ता बुलाई, लेकिन जब वे भी अनिर्णायक साबित हुई तो उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत को न केवल स्वतंत्र किया जाएगा बल्कि विभाजित किया जाएगा। सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण 15 अगस्त को तय किया गया। यह दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का आह्वान करके बैठक शुरू की। प्रमुख व्यक्तित्व में जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के शिष्य, कांग्रेसी, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी थे। वह राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के अग्रणी वास्तुकार थे। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में एक बंगाली पिता और एक अरब माँ के यहाँ हुआ था। कई भाषाओं में पारंगत आज़ाद इस्लाम के विद्वान और सभी धर्मों की आवश्यक एकता वहादत ए दीन की अवधारणा के प्रतिपादक थे। महात्मा गांधी जी आंदोलन में सक्रिय भागीदार और हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक। वह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक राष्ट्रवादी, एक अनुभवी राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता थे। वह राजा जी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने 1945-47 के दौरान स्वतंत्रता वार्ता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नडियाद गुजरात के एक गरीब किसान मालिक परिवार से थे। 1918 के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी आयोजक पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के दूत थे। उन्होंने लखनऊ संधि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1934 के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्गठित किया। पाकिस्तान की मांग के प्रमुख प्रवक्ता बन गए। आखिरी बहादुराना दिवस महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव में उपस्थित नहीं थे। वह कलकत्ता में थे। उन्होंने उस दिन 24 घंटे उपवास रखा। गांधी और नेहरू की पहल पर कांग्रेस ने अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। गांधी ने कभी भी द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध विभाजन स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के द्वारा अब भी यह मानना था कि भारत कई धर्मों और जातियों की भूमि है, इसे ऐसा ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में स्थिति चाहे जो भी हो, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वे राज्य की सुरक्षा के समान रूप में हकदार हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करना चाहती थी कि वह अपनी सर्वोच्चतम क्षमता में आक्रामकता के खिलाफ उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगी। कई विद्वानों ने आज़ादी के बाद के महीनों को गांधी जी का सर्वोत्तम समय बताया और बंगाल में शांति के लिए काम करने के बाद गांधी जी दिल्ली चले गए। यहाँ से उनकी तैयारी बंगाल के दंगाग्रस्त जिलों में जाने की थी, लेकिन राजधानी में रहते हुए शरणार्थी द्वारा उनकी बैठकों में बाधा डाली गई, जिन्होंने कुरान पढ़ने पर आपत्ति जताई और उनका विरोध में नारे लगाए। पूछा कि उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते जो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं।
26 जनवरी को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में बताया कि कैसे आज के दिन को अतीत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब आज़ादी मिल गई है, लेकिन इससे पहले कुछ महीने बेहद निराशाजनक रहे। हालांकि उन्होंने भरोसा जाहिर किया कि सबसे बुरा समय अब खत्म हो जाएगा और भारतीय अब से सभी वर्गों और पंथों की समानता के लिए सामूहिक रूप से काम करेंगे। कभी भी छोटे समुदाय बड़े समुदाय का वर्चस्व और श्रेष्ठता हावी नहीं होंगी। भले ही यह संख्या या प्रभाव में कितना भी महत्वहीन क्यों न हो। गांधी जी की मृत्यु 3 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे नामक युवक ने गोली मार कर हत्या कर दी गई। गांधी जी की हत्या के कारण अप्रत्याशित रूप से शोक की लहर दौड़ गई। भारत में सभी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। टाइम पत्रिका जिसने कभी उनके शारीरिक आकार और गैर तर्कसंगत प्रतीत होने वाले विचारों का मजाक उड़ाया, अब उनकी शहादत की तुलना अब्राहम लिंकन से करती हैं। अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का मामला 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कई अफ्रीकी एशियाई देशों ने राष्ट्रवाद का उदय देखा। इसमें से कई ने स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के एक भाग के रूप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही था, लेकिन प्रमुखों को ही विदेशी शक्तियों की ओर से शासन करने की अनुमति थी। वैकल्पिक रूप में अफ्रीकियों को प्रभावित करने वाले कानून सभी स्वायत्त विधायिकाओं में बनाए गए। अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने की कोई शक्ति या प्रतिनिधित्व नहीं था, कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक नहीं। स्थानीय मालिकों या उपयोगकर्ताओं ने भी भूमि जबरन अधिग्रहण कराधान में मूल्यवान और खराब कामकाजी परिस्थितियों के कारण कई अफ्रीकी विरोध प्रदर्शन हुए। 1957 में घाना जिसे अब समय तक गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला उप सहारा अफ्रीका देश बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रूमा के कन्वेंशन पीपल्स पार्टी के हड़तालों, बहिष्कारों, सामूहिक रैलियों के माध्यम से किया था। 1951 में इस पार्टी को भारी चुनाव जीत हासिल हुई। इसने मौजूदा प्रणाली का विरोध किया जिससे ब्रिटिश शासकों ने प्रमुखों को विधायिका में प्रतिनिधियों को नामित करने की अनुमति दी। इसने अंग्रेजों पर एक ऐसी विधायिका देने का दबाव डाला जिसमें कोई नामांकित विशेष सदस्य ना हो, और 1964 में यह मांग जीत गई। 1956 में नई विधान परिषद के चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपल्स पार्टी ने इसमें जीत हासिल की और इस प्रकार एक स्वतंत्र घाना राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। गांधी को समझना एक ऐसे अलग अलग प्रकार के स्रोत जिसने हम गांधी की राजनीतिक यात्रा और राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। सार्वजनिक स्वरनिजी लेखन एक महत्वपूर्ण स्रोत महात्मा गांधी और उनके समकालीन लेख और भाषण हैं,
जिनमें उनके अनुयायी तथा राजनीतिक विरोधी दोनों शामिल हैं। गांधी जी नियमित रूप में अपनी पत्रिका हरिजन प्रकाशित करते थे। नेहरू ने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान लिखे गए पत्रों के एक संग्रह का संपादन किया। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के रूप में प्रकाशित हुआ। छवि गढ़ना आत्मकथाएं अक्सर स्मृति में लिखी गई पूर्वव्यापी वृत्तांत होती हैं। ये हमें बताती हैं कि लेखक को क्या याद है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, या कोई व्यक्ति कैसे चाहता था कि क्या उसका जीवन दूसरों द्वारा देखा जाए। आत्मकथा लिखना अपनी एक तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। पुलिस की नज़र में एक सवाल महत्वपूर्ण शोध पुलिस कर्मियों और सामान्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट हैं, जो उस समय गुप्त थे लेकिन अब अभिलेखागार में लिखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक स्रोत पाक्षिक रिपोर्टें थी जो 20वीं सदी की शुरुआत में गृह विभाग द्वारा पुलिस की जानकारी के आधार पर तैयार की जाती थी, लेकिन अक्सर यही व्यक्त की जाती थी जो उच्च अधिकारी देखते थे। यहाँ उच्च अधिकारी देखते थे या जिस पर वे विश्वास करना चाहते थे। गृह विभाग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी के कार्यों से जनता में उनकी उत्साहजनक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी। इस मार्च को एक नाटक, एक हरकत, उन लोगों को एकजुट करने के एक हताश प्रयास के रूप में देखा गया जो अंग्रेजों के खिलाफ उठने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटिश राज के तहत खुश होकर अपने दैनिक कार्यों से व्यस्त थे। अखबारों से अंग्रेजों के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समसामयिक अखबार, समाचार पत्र महात्मा गांधी के आंदोलन पर नज़र रखते, उनकी गतिविधियों पर रिपोर्ट करते तथा यह भी दर्शाते कि आम भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। वे उन लोगों द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनकी अपनी राजनीतिक राय और विचार थे। इस विचारों ने जो प्रकाशित किया गया और उनकी तरह से घटनाओं की रिपोर्ट की गई, उनसे आकार दिया गया। लंदन में एक अखबार में छपी रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रवादी अखबार की रिपोर्ट से अलग होती है। निष्कर्ष रूप में कहें तो राष्ट्र के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि कभी-कभी आंदोलन क्षेत्रीय लाभ के लिए प्रेरित होता था, लेकिन उसने राष्ट्रवादी भावना हासिल करने में योगदान दिया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हमने देखा, कभी-कभी लोग गांधी जी को एक प्रकार के मसीहा के रूप में सोचते थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके दुख और गरीबी को दूर करने में उनकी मदद कर सकता था। कभी-कभी लोग गांधी जी को एक प्रकार के मसीहा के रूप में सोचते थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके दुख और गरीबी को दूर करने में उनकी मदद कर सकता था। कभी-कभी सामान्य लोग अपनी उपलब्धि का श्रेय
उपलब्धि का श्रेय गांधी जी को देते थे। इस संघर्ष में गांधी जी कभी भी विभाजन नहीं चाहते थे। विभाजन का अर्थ यह भी था कि भारत बदल गया है, इसके कई शहर बदल गए हैं, एक नए देश पाकिस्तान का उदय हुआ। इसलिए ब्रिटिश भारत में हमारे देश की आबादी की खुशी विभाजन के दर्द और हिंसा के साथ मिश्रित हो गई। इस प्रकार जिस आज़ादी के लिए उन्होंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया था, उनकी स्वीकार कीमत देश के विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। काल रेखा की बात करें तो महत्वपूर्ण घटनाएं 1895 नटाल कांग्रेस 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में हुई। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन, और फिर उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन हुआ। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में हुआ। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुए। 1927 में अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन, दिसंबर में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का दूसरा लक्ष्य स्वीकार किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दांडी मार्च अप्रैल में। 1931 गांधी इरविन समझौता मार्च द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर में हुआ। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में प्रतिनिधि सरकार का वादा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ अगस्त में हुआ। 1946 में महात्मा गांधी की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखाली और सामान्य दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें, संप्रभु का मतलब क्या है? बाह्य हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप में कार्य करने की क्षमता को संप्रभु कहते हैं। प्रचारक, कोई व्यक्ति जो सूचना प्रसारित करके रिपोर्ट लिखकर बैठकों में बोलकर किसी विचार का प्रचार करता है। निरस्त करना, कानून को पूर्ववत करना, कानून जैसी किसी चीज़ की वैधता को आधिकारिक तौर पर समाप्त करना। क्रांतिकारी हिंसा, समाज के भीतर आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का उपयोग। परिषद प्रशासनिक सलाहकारी प्रतिनिधि कार्य करने वाले लोगों का एक नियुक्त या निर्वाचित निकाय। नाइटहुड साधारण व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा किए जाने वाला सामान्य सम्मान। धरना, दूसरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए किसी इमारत या दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन करते लोग। महंत, सिख गुरुद्वारों के धार्मिक पदाधिकारी। ब्रिटिश स्वायत्तता, एक संघ के भीतर रहते हुए अपेक्षाकृत स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रांतों की क्षमता। प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जिनमें किसी अल्पसंख्यक धार्मिक या सामान्य समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। राष्ट्र को शिक्षित करना, अंग्रेज न केवल भूक्षेत्रीय विजय और आय पर नियंत्रण के लिए भारत आए, बल्कि वह यह भी मानते थे कि उनका सांस्कृतिक मिशन आज के मूल समाज को सभ्य बनाता है। उनके रीति रिवाजों और मूल्य को बदलना तथा इसके लिए उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने में विशेष रुचि ली। उनके भारतीयों के जीवन पर कई प्रभाव पड़े, और यही कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई प्रणाली को प्रभावित है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली
शिक्षा में कई विचारों प्रणालियों जिन्हें हम आज सहज सामान्य मानते हैं पिछले 200 वर्षों में विकसित हुई है। भारत में शिक्षा प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण विमर्श सामने आए और एवं उस दौरान कई विचारधाराएं उभरी। भारतीय जनसामान्य एवं नेतृत्व ने भी अंग्रेजों के सभ्यता मिशन पर विभिन्न तरीकों के प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्राच्यवादी विचार सन 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वह कानूनविद के साथ एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। ये फ्रेंच और अंग्रेजी के साथ अरबी और फारसी भाषा के जानकार थे। उन्होंने जल्द ही कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा और सामान्य विज्ञानों पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। जिन्होंने प्राचीन भारतीय विरासत, भारतीय भाषाओं के बारे में अध्ययन किया और संस्कृत के फारसी कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनमें हेरी थॉमस, कोलब्रुक, नाथनियल हेलहेड जैसे अंग्रेज शामिल थे। भाषाविद कौन है? कोई व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो और उनका अध्ययन करता हो। उन सभी में भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। हम इसमें साथ मिलकर जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एशियाटिक रिसर्चेस नामक एक पत्रिका आरंभ की। जोनस और कोलब्रुक भारत के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्राचीन काल में हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा तैयार की गई पवित्र एवं कानूनी ग्रंथों का अन्वेषण करना आवश्यक है। क्योंकि प्राचीन अतीत का अध्ययन करने के बाद ही भारत में भविष्य के विकास की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार जोन्स और कोलब्रुक ने कई ग्रंथों का अनुवाद किया तथा कई प्राचीन ग्रंथों की खोज की। वह मानते थे कि इससे न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह प्रयासों भारतीयों को अपनी विरासत को फिर से खोजने और अपने अतीत के खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसे विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के कई अधिकारियों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों को पश्चिमी शिक्षा की बजाय भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत तथा फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने यह भी महसूस किया कि मूल निवासी भारतीयों के दिलों में जगह बनाने और शासन के विदेशी होने की भावना को उनके दलों के बाहर करने के लिए हिंदुओं एवं मुसलमानों को वहीं दिखाने पर बल दिया जिससे ये समुदाय महत्व देते थे तथा महत्वपूर्ण मानते थे। न केवल उन विषयों की शिक्षा दी जाए जो विदेशी थे। मदरसा क्या है? सीखने के स्थान, जो अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का विद्यालय या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। इसलिए अरबी फारसी इस्लामी विधियों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई। देश के प्रशासन के लिए उपयोगी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। आंग्लवादी विचार, इस विचारधारा के समर्थकों ने प्राच्यवादियों की आलोचना की। इसके अनुसार पूर्व का ज्ञान त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक था और पूर्वी
पूर्वी साहित्य सतही था। जेम्स मिल इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक में से थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिखाना होना चाहिए जो उपयोगी और व्यवहारिक हो। भारतीयों को पश्चिम के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से परिचित कराया जाना चाहिए। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस कविंगटन मैकाले भी भारत को एक असभ्य देश के रूप में देखते थे जिसे सभ्य बनाने की आवश्यकता थी। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उन्होंने पश्चिमी विद्वान और दर्शन के विकास को अवगत कराने के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की आवश्यकता पर बल दिया। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को सभ्य बनाएगी, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलेगी, यह शायद बेहतर बनाएगी। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क 1854 में वुड की नीतिपथ में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया कि हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, प्रदर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। प्राच्यवादी संस्थानों को हतोत्साहित किया गया क्योंकि इन्हें अंधकार के मंदिर के रूप में देखा गया जो स्वयं क्षरण का शिकार होते जा रहे थे। व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने भारत को एक शैक्षिक संदेश भेजा। वह वुड का नीति पत्र था जो कि वुड डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें प्राच्यवादी ज्ञान के विपरीत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक लाभों पर भी बल दिया गया। डिस्पैच में बताए हुए व्यवहारिक उपायों में एक आर्थिक था। इसके अनुसार यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों और देश के संसाधनों के विकास के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आवश्यकताओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। उन्होंने तर्क दिया कि इससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यह उन्हें सत्यवादी और ईमानदार बनाएगा। फलस्वरूप कंपनी को ऐसे सिविल सेवक मिल सकेंगे जो कि भरोसे में लायक होंगे। उनका मानना था कि पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा है बल्कि वह लोगों में से ना तो कार्य करने के दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, ना ही शासन के लिए अत्यावश्यक निपुणता को विकसित कर सकता है। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा उपाय किया गया। सरकार ने शिक्षा विभाग का गठन किया और शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण का विस्तार किया। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए कई आवश्यक कदम भी उठाए गए। वर्ष 1887 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ब्रिटिश विद्यालय शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाने का प्रयास किया गया। नैतिक शिक्षा की मांग 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के
पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। वर्ष 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधि के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होने और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संख्याएं न खो पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन प्रारंभ किया। यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। 1800 में एक छापाखाना लाया गया। 1818 में कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचार किया गया। प्रचार विद्यालय खोले गए। 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार समर्थक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने से मना करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है।